students, welcome to Soumya's Commerce Station. So as you all know that we were doing the chapter Nature and Terminology of Accounting and अभी हमारे basic terms ही चल रहे हैं, तो आगे के बेसिक टर्म्स इसमें कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ही सिंपल से इजी से हैं, जितने भी डिफिकल्ट वाले थे वो हो चुके हैं, 4-5 और बचे हैं। और इन टर्म्स के बाद हम जो स्किप कर चुके थे पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का, नीड एंड रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये सारी चीजें फिर सीक्वेंस में करेंगे। और अभी आगे भी इसमें थोड़ा सा है, उसके बाद इसका जो सेकंड चैप्टर है वो भी करना है, ठीक है, तो सब हो जाएगा। अभी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं। जो अब आपके बेसिक टर्म्स बचे वो बहुत ही आसान वाले, ठीक है। जो पहला टर्म आज हम लोग कर रहे हैं वो है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है, इसको हम इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट को इनकम भी बोलते हैं और इनकम। तो नेट प्रॉफिट और इनकम क्या होता है? देखो, प्रॉफिट आपको पता है, प्रॉफिट तब होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है, ठीक है। जब आपका जो सीपी होता है वो सेलिंग प्राइस से कम होता है, सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होता है, जितने पे आप बेच रहे हो वो ज्यादा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो वाली अमाउंट होती है जो आप किसी सामान को बनाने में लगाते हो। जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हो उसमें जितना खर्च आप कर रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो आपका बिजनेस का कॉस्ट प्राइस होता है। और उसके बाद जब उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करते हो एंड कस्टमर्स उसके बदले में आपको पेमेंट करते हैं, देन वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो कोई भी बिजनेसमैन यही चाहेगा कि जितना हमें कस्टमर से मिलेगा वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अपने कॉस्ट को कवर कर पाएंगे एंड उनको प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है आपके एक्सपेंसेस। बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या है? बिजनेस के खर्च क्या है? बिजनेस के खर्च वो है जो वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगा रहा है, ठीक है। अगर जैसे आपने इस मार्कर का बिजनेस को देखा है, जो ये मार्कर होता है, तो ये जिस भी कंपनी ने बनाया होगा, जैसे कि इसमें लक्सर कंपनी है, तो जब इसने मार्कर बनाया होगा तो इसने रॉ मटेरियल यूज किया होगा, डिफरेंट चीजें यूज करी होगी और फिर ये मार्कर बनाया होगा। तो वो चीजें कैसे यूज कर रहे हैं? वो उन चीजों को कहीं ना कहीं से खरीद रहे होंगे, ठीक है, उसमें उनके खर्चे हुएंगे। उस बिजनेस की तरफ से आपको हर चीजें देखनी है, बिजनेस से खर्चे करे हैं, सामान मंगवाया और उस सामान से ये मार्कर बनाया। तो इसमें मार्कर के बनाने में जितने खर्च हो गए वो उनका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या? उनके एक्सपेंसेस है। उसके बाद जब इस मार्कर को वो सेल करेंगे, ठीक है, एक कस्टमर है, उस कस्टमर ने मार्कर परचेज करा, जब वो मार्कर परचेज करेगा तो वो उसकी पेमेंट करेगा। तो वो यही चाहेंगे कि अगर मेरा 10 रुपए लगा इस मार्कर को बनाने में, देन वो कस्टमर हमें एटलीस्ट 20 रुपीज या 30 रुपीज पे करे। अगर वो कस्टमर ज्यादा पेमेंट करेगा तभी उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर इसका दूसरा सिनेरियो हो जाए कि आपने मार्कर तो 10 रुपए में बनाया, लेकिन जब आप कस्टमर को सेल कर रहे हो तो कस्टमर आपको 5 रुपीज देगा, बिकॉज आपने सेलिंग प्राइस 5 रुपीज रखी है। तो यहाँ तो आपका नुकसान हो गया। आपके एक मार्कर को बनाने में जो खर्च थे वो ज्यादा थे, रादर दैन जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है फ्रॉम द कस्टमर्स। क्या मिल रहा है? रेवेन्यू। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? जब आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होती है? रिसीट्स और मनी रिसीव्ड। जो मनी हमें रिसीव होगा, बिजनेस को रिसीव होगा, बिजनेस को मनी कहां से रिसीव होगा? फ्रॉम द कस्टमर्स। कस्टमर्स उसको पेमेंट करेंगे फॉर परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज जो बिजनेस प्रोवाइड करेगा। गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस प्रोवाइड करेगा कस्टमर को, उसके बदले में कस्टमर पैसे देंगे एंड दिस रेवेन्यू, दिस रुपीज इज रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। ये रेवेन्यू होता है। बिजनेस में ये जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करी है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए इस गुड एंड सर्विसेज को बनाने के लिए कई सारे एक्सपेंसेस करेंगे, कई सारी पेमेंट इस बिजनेस ने करी होगी टू द सप्लायर्स। सप्लायर को कोई रॉ मटेरियल देगा, जो लेबर लगे होंगे उनकी पेमेंट करी होगी वेजेस में, जो ऑफिशियल एम्प्लॉइज लगे होंगे जिनका मेंटल वर्क जो देख रहे होंगे तो उनको पेमेंट करेगी, उनको सैलरी की पेमेंट करेगी। ये सारी पेमेंट करके इस प्रोडक्ट को बनाने में मशीन का यूज होगा, उसके खर्चे, तो वो सारे पेमेंट बिजनेस ने करे हैं जो इसके एक्सपेंसेस थे। तो नेट प्रॉफिट वो होता है जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए, तो वो आपका नेट प्रॉफिट है या इनकम है। तो नेट प्रॉफिट में यही बताया गया है कि इट मींस द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का एक्सेस होना ओवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, आपका नेट प्रॉफिट है। ये रिजल्ट बताता है बिजनेस एक्टिविटीज का ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये सरप्लस ओनर को बिलोंग करता है। अब आप ये समझो, देखो, जो भी बिजनेस होता है उसमें ओनर होता है। ओनर कौन है? ओनर वो मेन बिजनेसमैन है जिसने वो बिजनेस शुरू करा है, ठीक है। मेन बिजनेसमैन होता है जिसने बिजनेस शुरू करा है, ठीक है। तो ये ओनर
बच्चे मैनेजर से कंफ्यूज कर देते हैं, मैनेजर से। तो मैनेजर से कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ी है, ठीक है, और हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के रिलेशन में आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनर और मैनेजर अलग होता है। ओनर कौन होते हैं? जिन्होंने बिजनेस शुरू करा होता है, ठीक है, ओनर्स वो होते हैं। एंड मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो बिजनेस को ओन नहीं करते हैं। एंड ओनर कौन होता है? ओनर वो होता है जो कैपिटल लगाता है। कैपिटल आपने पढ़ लिया है, कैपिटल की क्या डेफिनेशन थी? कैपिटल की डेफिनेशन थी वो अमाउंट ऑफ मनी जो बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट कर रहा है उसको कैपिटल कहते हैं। तो मेन तो पैसा जो लग रहा है बिजनेस में वो ओनर ही लगा रहा है, ठीक है, जो पैसा ओनर लगा रहा है बिजनेस में वो पैसा कैपिटल होता है। एंड यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है ये इस कैपिटल का ही रिवॉर्ड है, ठीक है। अगर आप शुरू से पूरी स्टोरी को समझो तो बिजनेस होता क्यों है? बिजनेस हो रहा है फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट हम तभी अर्न करेंगे जब हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर कस्टमर्स को सेल करेंगे। अब कस्टमर्स को अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना चाहते हैं तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो प्रोड्यूस करने के लिए हमें सामान की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे हमें खर्च करने होंगे। वो खर्च करने के लिए जो मनी की इन्वॉल्वमेंट है, मनी की जो जरूरत है वो ओनर ला कर देगा। तो ओनर वो कैपिटल ला रहा है, उस कैपिटल से, वो कैपिटल क्या है? रुपीज है, मनी है, उस मनी से एक्सपेंसेस करके गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं। फिर गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर को सेल करा जा रहा है एंड ऊंचे दाम पे सेल करा जा रहा है, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है वो हमने ज्यादा रखी हुई है रादर देन इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट प्राइस जो लगी थी उस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में। वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं आपके कस्टमर्स को, कस्टमर्स हायर प्राइस पे कर रहे हैं और फिर वो हमने डिफरेंस निकाला जो कि प्रॉफिट है। एंड दिस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है, इट इज द रिवॉर्ड फॉर द कैपिटल। ओनर ने जो कैपिटल लगाई है उसका ये रिवॉर्ड होता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट क्या किसका रिवॉर्ड है? ओनर के कैपिटल का रिवॉर्ड है। एंड एक और चीज होती है, एक और सेंटेंस इसमें ये है कि मतलब प्रॉफिट जो है रिस्क का भी रिवॉर्ड है, रिस्क। अब अगर आप याद करो जो आपने शुरू में चैप्टर पढ़े थे जिसमें बिजनेस के आपको फीचर्स वगैरह बताए गए थे तो उसमें बताया गया था कि रिस्क एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बिजनेस का। अगर बिजनेस में रिस्क नहीं है देन वी कैन नॉट कॉल इट अ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है। एंड प्रॉफिट जो बिजनेस ओनर्स, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें जो प्रॉफिट हो रहा है दैट प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क विच दे आर अज्यूमिंग। जो रिस्क वो अज्यूम कर रहे हैं, जो रिस्क वो अंडरटेक कर रहे हैं कि उनको कभी भी नुकसान हो सकता है, तो उसके बदले में उन्हें प्रॉफिट जो दिया जा रहा है, उनको प्रॉफिट जो वो अर्न कर रहे हैं बाय चार्जिंग हायर प्राइस, तो ये इसको जस्टिफाई करा गया है। किस तरह से जस्टिफाई करा गया है कि प्रॉफिट जो वो अर्न कर रहे हैं वो उनके रिस्क के लिए, जो रिस्क वो अज्यूम कर रहे हैं उसी के लिए वो प्रॉफिट है। हर कोई तो आपके इन गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? बिकॉज एवरीवन हैज दैट माइंडसेट कि बिजनेस करने में रिस्क है, पैसे डूब जाने का खतरा होता है। हर कोई आज अगर ऐसी बात है कि रिस्क अज्यूम करना इतनी नॉर्मल सी बात है तो क्यों हर कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, ठीक है। जो बिजनेस कर रहे हैं दे आर द रियल रिस्क टेकर्स, वो रिस्क ले रहे हैं, तो इसलिए प्रॉफिट वो अगर अर्न कर रहे हैं देन दैट इज जस्टिफाइड। तो ये बताया गया। तो प्रॉफिट जो कैपिटल ने ओनर ने कैपिटल लगाया है वो, और जो वो रिस्क अंडरटेक कर रहे हैं उन सबका रिवॉर्ड ही माना जाता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट या इनकम यही होता है। सिंपल सी भाषा में आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेट प्रॉफिट और व्हाट इज इनकम ऑफ द बिजनेस, तो उसमें आप बोल देना कि व्हेन द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस एक्सीड्स द एक्सपेंसेस, बस सिंपल सी बात ये है। एंड प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है फॉर द कैपिटल विच द ओनर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद आपका टर्म आता है नेट लॉस का। अब नेट लॉस क्या है? नेट लॉस इसी का उल्टा है, नेट लॉस, ठीक है। नेट लॉस क्या कहता है? जैसे कि आपने भी देखा कि जब रेवेन्यू, जो मनी रिसीव हो रहा है बिजनेस को, जब वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो एक्सपेंसेस उन्होंने करे, जो खर्च करा है, देन वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है। अगर इसका उल्टा केस हो जाए, जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, दे आर ग्रेटर देन द रेवेन्यू, बिजनेस के रेवेन्यू से जो उनको रिसीव हो रहा है वो कम है एंड जो एक्सपेंसेस, जो खर्चे उनके हुए थे उस गुड एंड सर्विस को बनाने में वो ज्यादा है। अगर ये कंडीशन होती है देन दैट इज टर्म्ड एज लॉस। ये नेट लॉस होता है बिजनेस का। अब देखो लॉस में एंड एक्सपेंसेस में बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो होता क्या है, ये बिजनेस है, ठीक है, ये एक बिजनेस है एंड इसका नाम चलिए एबीसी कंपनी है। अब
अब हुआ क्या, ये जो आपकी कंपनी है ये प्रोड्यूस करती है मार्कर्स, ठीक है, ये मार्कर्स बनाती है। अब मार्कर को बनाने के लिए इन्हें डिफरेंट डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, जिन्हें हम लेबर बोलते हैं, ऑफिस में जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है वो बोलते हैं। तो इन्हें ये सारी चीजों की जरूरत होगी। एंड आपको पता है इन सारी चीजों को, इन सारे रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, क्या इनको बोलते हैं, रिसोर्सेज। इन सारे रिसोर्सेज को यूज करने के लिए ये क्या करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, ठीक है। इनका जो रुपीज है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाएगा फॉर यूजिंग द डिफरेंट रिसोर्सेज, जिससे वो ये मार्कर को बनाएंगे। तो ये जो जा रहा है रुपीज इनके बिजनेस के बाहर, इसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। अब होता क्या है, एक्सपेंस और लॉस में फर्क क्या है। एक्सपेंस क्या होता है ना, एक्सपेंस वो खर्च है जिससे बिजनेस को फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट होगा। जब एक बिजनेस एक्सपेंसेस करेगा, एक्सपेंसेस अगर इनकर कर रहा है, देन दैट एक्सपेंस विल गिव अ बेनिफिट इन द फ्यूचर। वो खर्च इस बिजनेस को आगे चल के एक बेनिफिट देगा, किसी भी तरह का बेनिफिट दे सकता है। लेकिन जो लॉस होता है वो कभी भी बेनिफिट नहीं देगा। अब इस स्टोरी को समझो, ये एक्सपेंसेस करे इन्होंने, इन रिसोर्सेज को यूज करा, रिसोर्सेज को यूज करने के बाद इन्होंने अपना मार्कर बना दिया, इन्होंने मार्कर बना दिया। जब ये मार्कर इनका बन जाएगा तो ये इसको सेल करेंगे जाके। अभी तक बिजनेस को कहीं से पैसा मिला नहीं है, अभी तक उसके केवल खर्चे ही हो रहे हैं, ठीक है। आपने मार्कर को बनाया, आपने उसकी एड दिखाई, आप उसको दूसरे जगहों पर ट्रांसफर कर रहे हो, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, आपने वेयर हाउसेज में उसको स्टोर करा, ये सारे बिजनेस के खर्चे होते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस जब हो जाएंगे, उसके बाद जब ये मार्कर सेल होगा तो यहाँ पर हमारे कस्टमर है, ठीक है। अब ये कस्टमर क्या है, ये कस्टमर अगर मार्कर परचेज करेगा तो इसके बदले में पेमेंट करेगा, ठीक है। एंड जनरली अगर आइडियली हम देखें तो दिस जो ये रुपीज दे रहा है, ये जो कस्टमर पेमेंट कर रहा है, ये डेफिनेटली ज्यादा ही होगी इन कंपैरिजन टू जो खर्चे करे, ठीक है। बिकॉज सेलिंग प्राइस जो होगी बिजनेस की वो ज्यादा होगी, बिकॉज बिजनेस को तो प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये पेमेंट करेगा एंड फिर ये जो है ये बिजनेस के पास रुपीज आ जाएंगे, ये मनी बिजनेस के पास आ जाएगा, जिसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। एंड उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे और फिर रेवेन्यू और एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू आपकी ज्यादा होगी तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, ये चीज होती है। तो यहाँ पर देखो, एक्सपेंस करने पर बिजनेस को प्रॉफिट वाला बेनिफिट रिसीव हो रहा है, ठीक है। लेकिन लॉस क्या होता है, लॉस कहता है कि लॉस के अगेंस्ट बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं होता है, लॉस के अगेंस्ट बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हम ये बोले कि इस बिजनेस को 10 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है, 10 रुपीज का लॉस हो गया, तो लॉस का मतलब ये है कि इनका जो रेवेन्यू था वो 10 रुपए एक्सपेंसेस से कम था, इनके एक्सपेंसेस जो थे वो ज्यादा थे, एक्सपेंसेस इनके ज्यादा थे और इनका रेवेन्यू जो था वो कम था, तो इनका रेवेन्यू कम था। अगर इनका रेवेन्यू कम है, इनके एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि इनको लॉस हो गया। तो अब आप ये बताइए, ये जो 10 रुपीज का लॉस हो रहा है बिजनेस को, ये जो 10 रुपीज का लॉस हो रहा है, क्या इस लॉस से बिजनेस को कोई फायदा हो रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन भले ही यहाँ पर एक्सपेंसेस उन्होंने 100 रुपीज के करे होंगे, अगर इन्होंने 100 रुपीज के एक्सपेंसेस करे हैं तो यहाँ पर उनको रेवेन्यू 200 रुपीज का आएगा। कब आएगा, जब इनको प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे 100 का खर्च करा है तो डेफिनेटली इतने अमाउंट पे बेच रहे हैं जिससे उनको प्रॉफिट होगा, एंड यहाँ पे उनको 200 रुपीज रिसीव हो रहा है। खर्च 100 करा, मिल 200 रहा है, तो यहाँ बेनिफिट हो रहा है। बट अगर हम बोल दें बिजनेस को लॉस हो गया, लॉस का मतलब है कि उनको जो ये रेवेन्यू मिल रहा है ये कम है, तो ये जो 10 रुपीज का लॉस हो गया, क्या इसके अगेंस्ट उन्हें कहीं से पैसा मिल रहा है, क्या इस 10 रुपीज के लॉस के बदले बिजनेस को किसी तरफ से पैसा नहीं मिल रहा है। तो लॉस के अगेंस्ट बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं रिसीव होता है, बट एक्सपेंसेस के अगेंस्ट बेनिफिट रिसीव होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लॉस मीन्स समथिंग अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट, जिसके अगेंस्ट बिजनेस को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। एक्सपेंसेस से रेवेन्यू होता है, एक्सपेंसेस करने पर द बिजनेस विल अर्न रेवेन्यू, बट लॉसेस से कोई भी रेवेन्यू बिजनेस अर्न नहीं करता है। लॉसेस डू नॉट अर्न रेवेन्यू, ठीक है। अब जैसे कि एक और लॉस की आप बात करो, ये तो आपने इस तरह के लॉस की बात कर ली। एक लॉस आप देख लो कि बिजनेस में चलो मार्कर बनाए थे, ठीक है, खर्चे हुए सारे उन्होंने करा, मार्कर बना दिया। अगर इनके 100 मार्कर्स को ये चोरी कर ले, ठीक है, थेफ्ट हो जाए, क्या हो जाए, थेफ्ट हो जाए।
ड्रॉप कर लिए जाए, चोरी कर गए इनके मार्कर, तो क्या हो गया, ये 100 मार्कर्स पे जिन्होंने खर्च करा था वो सब बर्बाद हो गया, इनके 100 मार्कर्स चोरी हो चुके हैं। तो इनको ये कितने का नुकसान हो गया, इनको कितने नुकसान हो गया, इनको 100 मार्कर्स का नुकसान हो गया। क्या इस नुकसान के बदले उन्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने इतने पैसे खर्च करे, एक्सपेंसेस करे, उसके अगेंस्ट उनको रेवेन्यू मिलेगा अगर आइडियल बिजनेस को देखो। क्योंकि देखो बिजनेस की आइडियल क्या बोलते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने हैं। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है देन वो कंडीशन दूसरी चली जाएगी। बिजनेस कभी भी लॉस करने के लिए नहीं आप करते हो, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अगर कि आपको लगता है जैसे आप जाते हो एंड आपको कोई प्रोडक्ट है एंड उस प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट है, कई बार होता है कि 1200 का प्रोडक्ट आपको 600 पे मिल रहा है, देन यू थिंक कि इतना ज्यादा % का लॉस हो, इतना ज्यादा डिस्काउंट है, देन बहुत ही सस्ती चीज है। होता क्या है उस 600 रुपीज पे भी दैट जो भी उस प्रोडक्ट का ओनर होगा, जो भी वो कंपनी होगी, उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। हो सकता है वो प्रोडक्ट केवल 300 रुपीज का हो और वो 1200 पे सेल कर रहे हो, ठीक है। ऐसे भी होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत लंबी बहुत ज्यादा ये लोग रख देते हैं। 300 रुपीज का प्रोडक्ट है, 1200 का सेल करेंगे, कस्टमर नहीं खरीदेगा। अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस 1200 से उन्होंने 600 कर दी, डेफिनेटली कस्टमर्स खरीदेंगे। बट उस केस में भी दैट प्रोडक्ट का कॉस्ट केवल 300 रुपए है, वहां पे भी कंपनी को 300 का प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो एक्सपेंसेस अगर बिजनेस कर रहा है देन दैट विल डेफिनेटली लीड टू रेवेन्यू, दैट विल डेफिनेटली लीड टू प्रॉफिट। लेकिन अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, जो कि बिजनेस बहुत हर तरीके से रोकना चाहता है कि ना हो लॉस, बट अगर लॉस हो जाएगा, यही तो रिस्क है, अगर लॉस हो जाएगा देन उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो एक्सपेंसेस से हमेशा बेनिफिट मिलता है, लॉसेस जो है उनमें कभी भी बेनिफिट रिसीव नहीं होता है। ये आपका नेट लॉस था। तो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आपको क्लियर हो गया होगा। एंड दूसरा, आप एक और तरीके से आप नेट लॉस को डिफाइन कर सकते हो, जब एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो, रेवेन्यू आपका कम हो, ठीक है। तो ये आपका नेट लॉस था। अब नेट लॉस एंड नेट प्रॉफिट के बाद डिस्काउंट पर आते हैं। डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट होता है, आप गए किसी मॉल में गए, ठीक है, किसी के शॉप में गए एंड वहां पर आपने एक ड्रेस देखी, ठीक है, एक ड्रेस आपने देखी एंड उस ड्रेस पे जो टैग लगा है वो प्राइस आपका है फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, 1000 रुपीज की ड्रेस है। बट वहां पर आपने देखा कि क्या कहते हैं, उस ड्रेस का जो भी सेक्शन है वहां पे ऊपर लिखा है कि यहाँ पे जितनी ड्रेसेस है वो आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रही है, 50% के डिस्काउंट में मिल रही है। तब तो आपने देखा कि 1000 की 50% डिस्काउंट है, 500 की मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो आप जरूर उसको परचेज कर लोगे, 50% डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर डिस्काउंट से क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब ये है कि जो भी ओरिजिनल प्राइस है उस प्रोडक्ट का, आप उसको कस्टमर को लेस प्राइस पे बेच रहे हो, ठीक है। एंड अब आप सोचो कि ये बिजनेस क्यों करता है, बिजनेस जो है वो अपने प्रोडक्ट को लेस प्राइस पे क्यों सेल करता है। देखो, डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन द प्राइस ऑफर टू अ कस्टमर। कस्टमर को जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं उसमें रिडक्शन कर देना, उस प्राइस को कम कर देना, उसको डिस्काउंट कहते हैं। एंड क्यों ऐसे करते हैं, टू इंड्यूस हिम टू बाय द गुड्स और टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। दो चीजें हैं, फर्स्ट है टू इंड्यूस हिम टू बाय द गुड्स एंड सेकेंड इसमें कहता है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब इन दोनों केसेस को आपको समझना है। टू इंड्यूस हिम टू बाय द गुड्स, इंड्यूस करना कि वो गुड्स को खरीदे। ऐसा बिजनेस क्यों करती है, बिजनेस क्यों चाह रही है कि कस्टमर उनके गुड्स को खरीदे। ऐसा कब होता है, ऑफ सीजन पे। अब जैसे आपको पता है ये टाइम चल रहा है आपका फेब का, अब विंटर्स जो है वो खत्म हो रही है। तो जैसे जैसे विंटर सीजन खत्म हो रहा है, आप अगर मॉल्स में जाओ, शॉप्स पे जाओ, तो क्या होगा, जितने भी विंटर वेयर है उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही सीजन खत्म होता है वैसे ही उन कपड़ों पे डिस्काउंट होने लगता है। एंड जनरली लोग ये करते हैं कि भाई जब डिस्काउंट होगा तब सामान खरीद लेंगे। तो आप जाओगे, सेल पे सेल लगी हर जगह मिलेगी। तो ये ऐसा क्यों होता है, देखो बिजनेस ने अपने गुड्स बनाए थे। बिजनेस का ये मानना था कि भाई हमें इस विंटर सीजन में, जो कि आपका नवंबर से लेकर जनवरी एंड फेब की स्टार्टिंग तक रहेगा,
तो इतने में हमें अपनी सारी सेल कर लेनी है, हमने उस हिसाब के गुड्स बना दी, उस हिसाब का विंटर कलेक्शन हमारा हो चुका है। बिजनेस ने ये करा था। अब बिजनेस ने देखा कि भाई चलो बिक तो रहा है सामान, बट अब तो विंटर्स खत्म होने को आ गए एंड सामान हमारे पास रखा हुआ है, तो अब ये सामान बिजनेस अपने पास नहीं रखना चाहेगी। बिजनेस का ये है कि अब ये प्रोड्यूस हो चुका है, ये बिक जाना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो अब उनके पास वो सामान रखा है, वो विंटर कलेक्शन रखा है, विंटर ड्रेसेस सारे, तो क्या वो विंटर वेयर अब वो कब सेल कर पाएंगे? अब वो सेल कर पाएंगे जो नेक्स्ट विंटर सीजन आएगा आफ्टर 6 मंथ्स। जो नेक्स्ट विंटर सीजन अब आएगा, जैसे अभी 22 है, तो 22 में एंड में जब नवंबर में दिसंबर में विंटर सीजन आएगा, उस टाइम वो उन गुड्स को सेल कर पाएंगे। तो अब बिजनेस के पास ये होगा कि अगर इस टाइम में, अभी जो टाइम चल रहा है फरवरी मार्च, इस टाइम पे अगर हमारा ये विंटर जो पूरा प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, अगर ये सेल नहीं हो पाएंगे, देन वी हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट विंटर सीजन, और फिर उस विंटर सीजन में हम इन गुड्स को सेल कर पाएंगे। तब तक के लिए इन गुड्स को उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन गुड्स को स्टोर करके रखे एंड ये गुड्स किसी भी तरीके से खराब ना हो। क्यों? बिकॉज बिजनेस ने तो खर्च करे, उस पर एक्सपेंसेस करे, ऐसे तो नहीं फेंक देगी ना, वो अपने पास रखेगी। अब अगर वो गुड्स को अपने पास रख रही है फॉर 6 मंथ्स, तो आप सोचो उन 6 मंथ्स में कितना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि उनके गुड्स खराब हो सकते हैं। उसके अलावा जो आपके गुड्स हैं वो चोरी हो सकते हैं, एंड उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है बिजनेस को, वो होती है वेयर हाउसिंग की। वो होती है वेयर हाउसिंग की। इन सारे गुड्स को वेयर हाउस में रखना होगा, स्टोर हाउस में रखना होगा, जिसपे उन्हें खर्च करने पड़ेंगे, रेंट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बिजनेस चाहती है कि अब तो यही बेस्ट चीज ये है कि ये हमें अभी ही खरीदवा देना, अभी सारा बेच देना है। तो अब वो क्या करेगी, वो प्राइस उसके कम कर देगी ताकि कस्टमर आके वो सारा सामान खरीद ले एंड उनका वो जो स्टॉक रखा है गुड्स का, वो सारा का सारा बिक जाए, सारा सेल हो जाए, बिजनेस को कुछ पैसे मिल जाए। जो कमाना चाहते थे वो तो नहीं मिलेगा डिस्काउंट करने पे, लेकिन फिर भी आपको पता है डिस्काउंट पे भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो उनको हो ही जाएगा। तो इसलिए पहला डिस्काउंट देने का फर्स्ट रीजन ये है कि टू इंड्यूस करना कस्टमर्स को कि वो गुड्स को खरीदे, एंड दूसरा रीजन होता है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट, यहाँ पर क्या होता है, बिजनेसमैन जो होते हैं वो ये कहते हैं कि बिजनेस को बहुत ज्यादा मान लीजिए पैसों की जरूरत है, तो क्या कहेगी कि अगर आप इस सामान को, जो भी प्रोडक्ट है, इसको आपने अभी खरीद लिया तो हम आपको 20% डिस्काउंट पे दे देंगे। लेकिन अगर आप अभी पेमेंट कर लोगे, होता क्या है, ये आपका शॉप है, जिस भी शॉप से आप परचेज कर रहे हो, आप यहाँ से सामान खरीदने गए, ठीक है, आप यहाँ से सामान खरीदने गए, उन्होंने आपको एक अच्छी सी ड्रेस दिखाई, अभी ड्रेस का केस लिया जा रहा है, ड्रेस दिखाई, उन्होंने बोला अगर आप अभी इसकी पेमेंट हमें कैश में कर दोगे, किसमें, कैश में। कैश का मतलब क्या होता है, कैश का मतलब होता है या तो वो रुपीज एंड नोट्स या फिर चेक भी चल जाता है, ठीक है। तो कह रहे कि अगर आप अभी कैश में पेमेंट कर दोगे, अगर आप अभी कैश में भी पेमेंट कर दोगे, तो हम ये ड्रेस आपको 700 के बजाय केवल 550 में दे देंगे। अगर आप अभी कैश में पेमेंट करोगे हमें, तो हम आपको ये ड्रेस 700 की है, पर हम 700 के बजाय आपको 550 में दे देंगे। लेकिन अगर अभी आप कैश में पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपको ये डिस्काउंट नहीं देंगे। तो ये होता है कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो यही जो दो तरीके हैं ना डिस्काउंट देने के, इसी के बेसिस पर डिस्काउंट के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, टू इंड्यूस करना कस्टमर को कि वो गुड्स को परचेज करें, जनरली ऑफ सीजन में होता है। दूसरा होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, जब आपका बिजनेसमैन चाहता है कि तुरंत कस्टमर्स हमें कैश में पेमेंट करें, तो कहता है कैश में अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, अगर आप अभी कैश में पेमेंट नहीं करोगे तो ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो कस्टमर सोचते हैं कि भाई कैश ही तो देना है, अभी दे देते, वरना बाद में फिर डिस्काउंट हमें मिलेगा नहीं, तो कस्टमर परचेज कर लेता है। तो ये दो पर्पस होते हैं जिसके लिए बिजनेस डिस्काउंट देता है। अब होता है क्या, इसी से आपके जो डिस्काउंट होता है उसके दो टाइप आते हैं। दो टाइप क्या होते हैं, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एंड दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट होता क्या है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट में कहते हैं कि इट मीन्स द डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रिंटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल। देखिए प्रिंटेड प्राइस पे जो आपको डिस्काउंट है, प्रिंटेड प्राइस क्या, हर प्रोडक्ट में प्राइस प्रिंट होता है, टैग लगा होता है, किसी में अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स में टैग लगा होता है, उसमें प्राइस प्रिंट रहता है। तो कह रहे हैं कि डिस्काउंट जो अलाउ हो रहा है प्रिंटेड प्राइस पे, किस टाइम पे, जब उस प्रोडक्ट को सेल करा जा रहा है, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं।
आप गए किसी शोरूम में या फिर किसी भी तरह आप किसी मॉल में गए, वहां से आप टेलीविजन परचेज कर रहे हो, ठीक है। टेलीविजन का प्राइस आपने देखा कि उसमें जो प्रिंट है उसमें आपको 20,000 लिखा है, ठीक है, 20,000 की है। बट जब आप उसको खरीदोगे तो वहां पे आपको बताया गया कि देखिए ये 20,000 की है, लेकिन आप जो है 18,000 में हम इसको दे रहे हैं, इस पे ट्रेड डिस्काउंट है। तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। यहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि यू हैव टू मेक द पेमेंट इन कैश, ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि आप अभी तुरंत पेमेंट करो कैश में तभी हम आपको डिस्काउंट देंगे। यहाँ पे बस ये है कि जब प्रिंटेड प्राइस में जो प्रिंट प्राइस है उससे कम में अगर आपको सामान मिल रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। अब देखिए होता है क्या जनरली, जो आप किसी ऐसा भी होता है जैसे आप किसी नॉन पर्सन, नॉन शॉपकीपर के पास जा रहे हो, ठीक है। नॉन शॉपकीपर क्या, जैसे कि अगर आप किसी रेगुलरली किसी एक स्टेशनरी शॉप से आप सामान खरीदते हो, तो अगर रेगुलरली आप खरीद रहे हो देन एक टाइम आएगा कि क्या होगा कि आप सामान खरीदने गए एंड जो शॉपकीपर है आपने उनसे नोटबुक खरीदी, नोटबुक में आपने देखा 50 रुपीज लिखे हैं, बट शॉपकीपर ने कहा कि आप तो रेगुलर कस्टमर हो, आप केवल 40 हमें दे दो, आपके लिए 40 भी है, तो वो उसने आपको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया बिकॉज प्रिंटेड प्राइस से कम प्राइस पे उन्होंने सेल करा आपको, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब सामान पे जो प्रिंटेड प्राइस है उससे कम में आपको मिल रहा है, उससे कम में सेल कर रहा है बिजनेस, देन दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट जो ये सेकंड वाला रीजन था, इसमें कहते हैं कि इट मीन्स द डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। जब बायर कहता है, जब बायर अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट कर देता है या फिर तुरंत पेमेंट कर देता है। अब इसमें ये जैसे प्रॉम्प्ट पेमेंट में ये भी हो सकता है कि वो आपको बोलते हैं कि आप 3 दिन में पेमेंट कर देना, अच्छा तब हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, या आप तुरंत पेमेंट कर दो। तो अगर बायर को डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट कर रहा है या फिर ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा है, देन उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट था एंड कैश डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट आपका फर्स्ट कंडीशन से रिलेटेड है, कैश डिस्काउंट आपका सेकंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे प्रिंटेड प्राइस पे डिस्काउंट यही तो होता है जब सेल लगती है, ठीक है। प्रिंटेड तो 1800 है पर सेल की वजह से आपको 1200 में मिल रहा है, तो इस तरीके से आपका डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्काउंट के बाद आपके 2-3 एकदम छोटे छोटे से टर्म्स बचे हैं एंड ये बहुत सिंपल से हैं, इनका कोई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टाइप का नहीं है। तो पहला आपका इसमें आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, ट्रांजैक्शन इतने ट्रांजैक्शंस टर्म यूज करा गया है। तो देखो ट्रांजैक्शन क्या है, एक बिजनेस इवेंट है जिसमें मनी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, या किसी ऐसी चीज का ट्रांसफर हो रहा है जिसकी कोई मनी वैल्यू है, जो मनी इज वर्थ है। तो कहते क्या है ट्रांजैक्शन में, कहते हैं ऐसा एक ट्रांसफर होना जिसमें या तो मनी का ट्रांसफर हो और मनी इज वर्थ का। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस ने मार्कर सेल करा टू कस्टमर ए, कस्टमर ने मार्कर की पेमेंट करी ₹10, ठीक है। मनी का ट्रांसफर हुआ, कैसे हुआ, 10 रुपीज कस्टमर से बिजनेस के पास आ गए, तो ये मनी का ट्रांसफर हो गया। मार्कर का ट्रांसफर हुआ, मार्कर का ट्रांसफर हो रहा है तो इस मार्कर की एक वैल्यू है, ठीक है, इस मार्कर की एक वैल्यू है। तो ये किसका ट्रांसफर हो गया, ये मनी इज वर्थ के एक समानगत। मनी इज वर्थ में क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मनी इज वर्थ। तो यही कह रहे ट्रांजैक्शन या एक ऐसा बिजनेस इवेंट, कैसा इवेंट, ये पे आपको देखना है बिजनेस इवेंट। ये सब आपके कीवर्ड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। एक बिजनेस इवेंट जिसमें ट्रांसफर हो ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, ठीक है, ये आपका एक ट्रांजैक्शन होता है, बस इतना ही इसमें है। उसके बाद आपका टर्म है एंट्री। एंट्री क्या है, एंट्री का मतलब क्या है, एंटर करना, ठीक है। आप फोन पे कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे हो, तो वो आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है। तो एंट्री क्या कहती है कि इट मीन्स द रिकॉर्ड मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एंट्री यही तो होती है, अगर आपको हमने बोला कि ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को लेजर में हम उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू हो रहा है तो हम उसको बुक में लिखेंगे। तो ये जो लिखने का काम है, ये जो एंटर करने का काम है, जो रिकॉर्ड करने का काम है, इसको एंट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टर्म है वाउचर एंड रिजर्व। आपके दो टर्म्स हैं, एक है आपका वाउचर एंड रिजर्व। वाउचर क्या होता है, वाउचर होता है कि
एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ। देखो आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा, फिर उस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना, उसको एंट्री कहते हैं। वाउचर क्या है? इस ट्रांजैक्शन का प्रूफ। ठीक है, ट्रांजैक्शन का प्रूफ क्या होता है? आप देखो सबके पास ट्रांजैक्शन का प्रूफ है। होता क्या है, आप किसी मॉल में गए, आपने वहां से सामान खरीदा, आपने वो गुड्स लिए, आपको वो बिल देंगे, आपको वो बिल देंगे, एंड दैट बिल इज अ प्रूफ कि आपने इस मॉल से इतना सामान इतनी इतनी रुपीस का खरीदा था। ठीक है, तो वाउचर क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच सर्व्स एज एन एविडेंस और प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो इस बिजनेस ने इसको एक बिल दिया होगा, कस्टमर को बिल बनाकर दिया होगा, एंड दैट बिल जो ये सिग्निफाई कर रहा है, विच इज सर्विंग एज अ डॉक्यूमेंट, जो ये जस्टिफाई कर रहा है कि ये ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुआ था, उसमें मेंशन होगा कि एक मार्कर जिसकी वैल्यू 10 रुपीज थी वो ए ने परचेज करा है। ठीक है, तो ये जो बिल है किसी भी तरह के, अब आगे आप पढ़ोगे, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाउचर्स होते हैं। तो वाउचर सिंपली यही कहता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करे कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था, उसको वाउचर कहते हैं। ठीक है, वाउचर के बाद आपका टर्म आता है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है, देखो जब भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है, ठीक है, जब भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो वो क्या करती है, उस प्रॉफिट के एक थोड़े से पार्ट को बिजनेस में साइड करके रख देती है और बचे हुए प्रॉफिट्स को केवल यूज करती है। जो ये साइड करके रख रही है इसको हम रिजर्व कहते हैं। ठीक है, अब जैसे होता क्या है, आपके घर में आता होगा राशन, ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके जो आपकी मम्मियां जो है वो क्या करती है, जैसे राशन आता है तो उसमें से कुछ, जैसे बहुत ज्यादा सामान आ जाए तो उसमें से कुछ कुछ सामान अंदर स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, स्टोर रूम होता है, वहां पे स्टोर करके रख देते हैं उस, और जितना होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है, जितना बाहर अवेलेबल रखते हैं उतना ही यूज करते हैं, बाकी स्टोर करके रख देते हैं। तो ये जो स्टोर करके रखा जा रहा है इसको रिजर्व कहते हैं। बाय चांस कभी इमरजेंसी पड़ गई, कुछ हो गया, तो फिर उस रिजर्व में से वो उन चीजों को यूज कर लेंगे। तो रिजर्व क्या होता है कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, सारा प्रॉफिट वो खर्च कर देंगे तो बिजनेस तो एक दिन आके बंद हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं करते, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट्स को अलग रख देते हैं ताकि कभी कभी फ्यूचर में बिजनेस को कोई इमरजेंसी हो जाए। ठीक है, या फिर अलग अलग तरीके के रिजर्व बनते हैं, वो आप बड़े क्लास में पढ़ोगे, कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो वो उस पैसे को यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो रिजर्व क्या होता है? इट इज द अमाउंट विच इज सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में से जो अमाउंट हम हटा देते हैं उसको रिजर्व कहते हैं। तो इतने ही आपके अकाउंटिंग में टर्म्स थे। अकाउंटिंग में आपने कैपिटल, लाइबिलिटी, असेट्स, रिजर्व, देन आपका रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, परचेजेस, सेल्स, ये सारे और भी कई सारे टर्म्स थे, आपके सारे टर्म्स हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो अकाउंटिंग होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी नीड एंड रेलेवेंस क्या है, और फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ही आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर इसलिए जा रहा है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो ही आप आगे का काम कर पाओगे। ठीक है, तो टर्म्स की मीनिंग क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी चीजें भी आप देख लो अपना, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हो। एंड स्टडी हार्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।